रमेश अपने छोटे से परिवार के साथ बहुत ही खुश रहता था। उसकी पत्नी का नाम मालती और एक 9 साल का बेटा रिंकू था। रमेश का एक बड़ा सा होटल था जिसे वो अच्छे से चला रहा था और उसकी इनकम भी काफी अच्छी थी। वो थोड़ा परेशान बस अपने बेटे रिंकू की तरफ से रहता था। बेटा रिंकू, ये क्या? इस साल तुम्हारे नंबर सिर्फ 50% आए हैं। पिताजी, मैं फेल तो नहीं हुआ ना? आप क्यों इतनी चिंता कर रहे हैं? जब फेल आऊं तो मेरी गलती बताइएगा। इसी तरह वो अपने माँ बाप से खूब मुंहजोरी किया करता था। एक दिन रमेश ऑफिस से घर लौट रहा था, तभी उसने सामने ट्रैफिक देखा। लगता है ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, इतनी जल्दी नहीं खुलने वाला। उसने गाड़ी साइड लगाई और बाहर निकला। वहीं उसे चौराहे पर एक लड़का बैठा हुआ नजर आया। आइए साहब, आपके जूते कई दिन से पॉलिश नहीं हुए हैं, कहे तो मैं चमका दूं? ठीक है बेटा, चमका दो। उसने जूते उतारे और उस लड़के को दे दिए। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है और तुम रहते कहाँ हो? साहब, मेरा नाम प्रकाश है और मैं यहाँ सड़क पर ही रहता हूँ। सड़क पर? लेकिन सड़क पर भला कोई कैसे रह सकता है? साहब, आप जैसे लोगों को सड़क पर रहने में परेशानी लगती होगी, लेकिन हम जैसे लोगों के पास तो कोई रास्ता ही नहीं होता। तुम्हारे माता पिता कहाँ रहते हैं? माँ पिताजी का एक कार दुर्घटना में देहांत हो गया था। मेरा उनके सिवा कोई पहले था ही नहीं, अब वो भी नहीं रहे। उसकी कहानी सुनकर रमेश को उस पर दया आ गई। बेटा, तुमको ऐसे देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तुम मेरे साथ चलो। मेरा परिवार वैसे भी बहुत छोटा है। तुम हमारे साथ रहोगे तो तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा और हमारे घर में भी थोड़ी रौनक बढ़ जाएगी। ये सुनकर प्रकाश के चेहरे पर खुशी झलक आई और वो रमेश के चेहरे को एकटक देखने लगा। रमेश ने उसे अपनी कार में बिठाया और अपने घर ले आया। पापा, ये कौन है? बेटा, इसका नाम प्रकाश है और ये आज से यहीं रहेगा, तुम्हारा छोटा भाई बनकर। छोटा भाई? ये सुनकर रिंकू ने एक बार अपनी माँ की तरफ देखा और फिर पैर पटकता हुआ लॉन में चला गया। अब रमेश ने मालती को प्रकाश की कहानी बताई। उसे भी उस पर दया आ गई। कोई बात नहीं बेटा, तुम आज से यहीं रहोगे, मेरे दूसरे बेटे बनकर। अब प्रकाश को एक अच्छा परिवार मिल गया था और वो बहुत खुश था। लेकिन रिंकू उसे जरा भी पसंद नहीं करता था। रिंकू को उसके साथ रूम शेयर करना पड़ रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी वो उससे बात नहीं करता था और उस पर तंज भी कसता था। एक दिन प्रकाश ने देखा कि रात के समय रिंकू कमरे से निकल रहा है। ये रिंकू इतनी रात में कहाँ जा रहा है? वो उठा और रिंकू के पीछे गया। उसने देखा कि रिंकू अपने माँ बाप के कमरे में जा रहा है। प्रकाश कुछ देर इंतजार करने लगा। उसके बाद उसने देखा कि रिंकू हाथ में एक काले कपड़े में कुछ लपेटकर घर से बाहर जा रहा है, तो वो भी उसके पीछे हो लिया। अगले दिन प्रकाश के मन में कुछ चल रहा था। माँ पिताजी को वो बात बताऊं कि नहीं, अब कुछ समझ नहीं आ रहा। उसने काफी देर सोचा। इतने में रमेश उसके पास आया। चलो रिंकू बेटा, होटल चलने का समय हो गया। जी पिताजी, आता हूँ। प्रकाश रमेश के साथ होटल पर रहता था और रिंकू पढ़ाई की आड़ में मौज मस्ती और घूमने फिरने में अपना समय बिताता था। इसी तरह से 15 साल गुजर गए। अब वो दोनों जवान हो गए थे और एक दिन अचानक से रिंकू एक लड़की को अपने घर ले आया। पिताजी, ये दिशा है, हम दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली है। ये देखकर मालती और रमेश हैरान रह गए। आओ दिशा, चलो, वो रहा हमारा कमरा। रिंकू की पत्नी दिशा एकदम अकड़ में रहा करती थी और वो भी न जाने क्यों प्रकाश से जला करती थी। ए जी, आपका ये सौतेला भाई हमारे रास्ते का कांटा बन सकता है। हमें इसको किसी भी तरह से निकालना होगा। अगर ये यहाँ रहा तो पिताजी इसे भी प्रॉपर्टी में हिस्सा देंगे, जो हमारे लिए ठीक नहीं रहेगा। अरे मैं तो कब से इसे भगाना चाहता हूँ, लेकिन पापा और माँ इससे बहुत प्यार करते हैं। उन पर कैसे जादू कर रखा है इसने। सुनिए, मेरे पास एक प्लान है। उसने न जाने रिंकू को क्या बताया। एक दोपहर के समय प्रकाश हॉल में बैठा था, तभी दिशा बाथरूम में पहुंची। सुनिए, जरा तौलिया देना। भाभी, भैया तो माँ पिताजी के साथ लॉन में बैठे हैं। ठीक है, तो तुम पकड़ा दो, वो सोफे पर पड़ा होगा।
प्रकाश ने तौलिया उठाया और जैसे ही बाथरूम की तरफ गया, दिशा ने उसको अंदर खींच लिया। अरे क्या हुआ? ये तो दिशा की आवाज है। वो तीनों बाथरूम की तरफ भागी। तभी अचानक से दरवाजा खुला और अंदर से प्रकाश और दिशा बाहर निकले और दिशा की आंखों में आंसू थे। ये क्या हुआ दिशा? मैंने इस प्रकाश से टॉवल मांगा था, ये मेरे बाथरूम में घुस आया। नहीं भाभी जी, ये अब क्या कह रही हैं? आप ही ने मुझे अंदर खींचा था। इस पर रिंकू ने प्रकाश को 2 थप्पड़ लगा दिए। रमेश और मालती भी बहुत हैरान थे। इस घर में तुझे खाना पीना पैसा प्यार सब मिला और तू मेरी ही बीवी पर गंदी नजर रख रहा है। प्रकाश की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसके माता पिता भी इस पर चुप ही रहे। इस बात से उसके दिल को बहुत ठेस पहुंची। निकल जा यहाँ से, वरना मैं तुझे पुलिस में दे दूंगा। प्रकाश भी आंसू बहाता हुआ घर से निकल गया। देखा तुमने कैसे हमारी चाल काम कर गई? सच में डार्लिंग, तुम तो बहुत चालू हो। ये दोनों बहुत खुश थे। एक तरफ प्रकाश ने लाला से कर्ज लेकर कचौरियों का एक ठेला लगा लिया, जिस पर वो कचौरियां बेचकर अपना खर्चा संभाल रहा था। उसकी काफी अच्छी कमाई हो रही थी और वो एक छोटे से किराए के घर में रह रहा था। एक शाम रमेश और मालती हॉल में बैठे टीवी देख रहे थे। तभी एक वकील उनके पास आया। मिस्टर रमेश जी, वकील साहब, कहिए कैसे आना हुआ? मैं आपको ये पेपर्स कॉपी दिखाने आया था। रमेश ने उन पेपर्स को लिया। मैं मेरे पूरे होशो हवास में मेरी सारी संपत्ति मेरी बहू दिशा के नाम कर रहा हूँ। रमेश रस्तोगी? अरे मैंने तो ऐसे किसी पेपर पर साइन ही नहीं किए। मिस्टर रमेश, ये आपके ही सिग्नेचर हैं और इस पेपर के हिसाब से अब आपकी बहू ही घर और कारोबार की मालकिन है। रमेश को अब याद आया कि 2 दिन पहले रिंकू ने उनसे कुछ पेपर्स पर साइन करवाए थे, ये बताकर कि वो होटल के पीछे वाली जमीन पर रूम्स बनाने के पेपर्स हैं, और रमेश ने उन पर बिना देखे साइन कर दिया था। रिंकू, ये तुमने क्या किया? इतना बड़ा धोखा! पिताजी, प्रॉपर्टी तो वैसे भी आप मेरे ही नाम करने वाले थे ना। मैंने मेरी बीवी के नाम करवा दी, तो आपको क्यों परेशानी हो रही है? हम आपको घर से थोड़ी निकाल रहे हैं, घर के मालिक तो अभी भी आप ही हो। नहीं रिंकू, अब माँ और बाबूजी इस घर में नहीं रह सकते, इनको ये छोड़कर जाना ही होगा। दिशा, ये तुम क्या कह रही हो? अगर माँ पिताजी को तुम निकाल रही हो तो मैं भी इस घर में नहीं रहूंगा। शौक से जाओ, किसने रोका है? इस पर रिंकू हैरान रह गया। मतलब तुमको सिर्फ पैसों से प्यार था? ऐसा कुछ नहीं है, बस तुम यहीं रहो और इनको जाने दो, वरना तुमको भी निकालना पड़ेगा। इस पर रिंकू कुछ नहीं बोला और अपने कमरे में चला गया। रमेश और मालती को अब बहुत अफसोस हो रहा था। वो दोनों आंखों में आंसू लिए घर से निकल गए और अब रिंकू अपनी बीवी के दबाव में रहने लगा। वो अब सांस भी ले रहा था तो अपनी पत्नी की मर्जी से, लेकिन अब उसने सब कुछ खत्म कर दिया था, इसलिए अब पछताने से कोई फायदा नहीं था। रमेश और मालती पूरा दिन भूखे दर बदर भटकते रहे और शाम होने पर अनजाने में वह प्रकाश के ठेले पर पहुंच गए। अरे बाबूजी, माँ जी, आप? प्रकाश ने उनको देखा तो तेजी से जाकर उनके पैर छुए। कैसे हैं आप पिताजी? आप दोनों को देखने के लिए आंखें तरस रही थी मेरी। ये सुनकर उन दोनों की आंखों से आंसू छलक उठे और शर्म से उनके सिर झुक गए। बेटा, हम तुम्हारे इस प्यार के लायक नहीं हैं। जब तुमको घर से निकाला जा रहा था तो हमने तुमको रोकने की कोशिश तक नहीं की थी। माँ पिताजी, आप ऐसा मत कहिए। आप मेरे माता पिता हैं, भला मैं आपसे ऊपर कैसे हो सकता हूँ? और उस दिन जो भी हुआ, आपको जो दिखाया गया आपने वही सच माना, लेकिन आपकी गलती इतनी बड़ी नहीं कि मैं आपको इज्जत ना दूं। एक तू है बेटा जो इतना सब होने के बाद भी हमें इज्जत दे रहा है, और एक हमारा सगा बेटा जो पैसों की वजह से हमें भूल चुका है। उसने अपनी बीवी के नाम सारी प्रॉपर्टी करवा दी और हमें बेघर कर दिया। पिताजी, आपका वो बेटा नहीं है तो क्या हुआ? ये बेटा तो है। आप बेघर नहीं है। जो मेरा है वो सब आप ही का है। प्रकाश ने उनको अपने ठेले पर कचौरियां खिलाई और फिर अपने छोटे से घर में ले गया, जहां जाकर उन दोनों ने सुकून की सांस ली। इस तरफ रिंकू की जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। दिशा, माना कि तुम इस सारी प्रॉपर्टी की मालकिन हो,
लेकिन तुम मुझे जिस तरह से ट्रीट कर रही हो वो सही नहीं है। मैं पति हूं तुम्हारा। तुम मेरे पति हो तो उन माँ बाप के बेटे भी तो थे जिनको तुमने अकेला छोड़ दिया। तुमने अपने माँ बाप से वफा नहीं की तो मुझसे वफा तुमको कहाँ से मिल जाएगी। जितना मिल रहा है उसमें खुश रहो, वरना तुम भी उन्हीं की तरह सड़क पर भटकते फिरोगे। ये सुनकर रिंकू चुप रहा, लेकिन अंदर ही अंदर उसे अपने ऊपर घिन आ रही थी। इस तरफ प्रकाश अपने माँ बाप को पाकर बहुत खुश था। बेटा प्रकाश, तुम क्या सोच रहे हो? पिताजी, मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन मैं आपको एक बहुत ही जरूरी बात बताना भूल गया था। कौन सी बात बेटा? तुम क्या कहना चाहते हो? हाँ पिताजी, मुझे अभी याद आया है, आप मेरे साथ चलिए। प्रकाश ने फावड़ा उठाया और दोनों प्रकाश के पीछे हो लिए। वो उनको लेकर जंगल में पहुंचा। बेटा, तुम ये हमें जंगल में क्यों ले जा रहे हो? पिताजी, यही वो बरगद का पेड़ है। कौन सा बरगद का पेड़? आप लोग बस थोड़ा इंतजार कीजिए। प्रकाश ने फावड़े से खुदाई शुरू की और काफी देर तक खोदता रहा। उन दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। तभी उसके फावड़े से टन की आवाज आई। मिल गया। उसने फावड़ा जमीन पर रखकर उस चीज को उठाया तो वो एक कलश था। अरे, ये कलश यहाँ किसने गाड़ा था? रमेश ने कलश का ढक्कन हटाया तो उसमें भारी भरकम जेवर थे। अरे, ये सब क्या है बेटा? पिताजी, बचपन में भैया ने आपकी तिजोरी से गहने चोरी किए थे और उनको जमीन में गाड़ दिया था। उस समय मैंने उनका पीछा किया था और उनके जाने के बाद ये कलश मैंने उस जगह से निकालकर यहाँ गाड़ दिया था। लेकिन मैंने ये बात आपको नहीं बताई, क्योंकि मैं ना ही भैया को बुरा बनवाना चाहता था, ना ही मैं घर में लड़ाई चाहता था। जब से मैं मौका देख रहा था कि कब आपको इसके बारे में बताऊं, लेकिन फिर कभी मौका ही नहीं मिला। बेटा प्रकाश, तुम कितने अच्छे हो। तुम चाहते तो इन जेवरों को लेकर अपना पक्का घर बनाते, अच्छा कारोबार करते, लेकिन तुमने इन्हें संभाल कर रखा। पिताजी, ये आप ही के थे, मैंने तो बस इनकी हिफाजत की और कुछ नहीं। रमेश ने प्रकाश को गले लगा लिया। उन गहनों को बेचकर रमेश ने फिर से अपना होटल खोला और उन्होंने एक अच्छा सा घर भी ले लिया। अब रमेश और प्रकाश होटल पर बैठते थे और मालती घर संभाल रही थी। एक दिन ऐसे ही एक लड़का बहुत ही बुरी हालत में होटल आया। बाबूजी, कुछ काम मिलेगा क्या? मैं बहुत परेशान हूँ। उसकी तरफ जैसे ही रमेश ने देखा तो उस आदमी की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि वो कोई और नहीं, रिंकू था। पिताजी, मत कहो मुझे पिता। अगर तुम हमें अपने माता पिता समझते तो हमें भटकने के लिए नहीं छोड़ते। पिताजी, मैंने आपको घर से नहीं निकाला था, लेकिन मेरी ये गलती है कि मैं आपके साथ घर से नहीं निकला। मैंने मेरा ही फायदा देखा, जिसकी सजा मैं अब भुगत रहा हूं। दिशा ने मुझे कुत्ते की तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया था। छोड़ आया मैं उस घर को, उसमें सब कुछ था, लेकिन सुकून नहीं। कोई बात नहीं भैया, आप फिक्र मत कीजिए, अब आप हमारे साथ रहना। ये सुनकर रिंकू ने प्रकाश के आगे हाथ जोड़ लिए, लेकिन प्रकाश ने उसको गले लगा लिया। अब रिंकू भी उन्हीं के साथ रहने लगा। प्रकाश को अब फिर से उसका परिवार मिल गया और उसकी जिंदगी में खुशियां बरसने लगी।